Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे और केमिस्ट्री छूट गया था बहुत दिन से, तो अब इसमें जो है वीडियो आएगी। तो केमिस्ट्री में जो है हम लोग एटॉमिक मॉडल देख रहे थे और उसमें जो है रदरफोर्ड का मॉडल जो है उसका दोष, उसकी विशेषता और उसका निष्कर्षण जो है उसको हमने देखा था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था, परमाणु मॉडल था, उसके क्या निष्कर्ष थे वहाँ तक वीडियो हो चुकी थी। और आज जो हम लोग देखेंगे वह बोर का परमाणु मॉडल, जो रदरफोर्ड के बाद जो आपका बोर साहब का जो परमाणु मॉडल आया, एटॉमिक मॉडल आया, उसको आज पढ़ेंगे और उसकी क्या क्या जो है बातें हैं जो जुड़ी हुई बोर्स मॉडल की, उसको आज समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगाज़ करते हैं। सब कुछ आपके सामने है। देखिए बोर मॉडल का, बोर परमाणु मॉडल का अगर आप डिफिनेशन देखिएगा तो देखिए रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों को दूर करने, रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों। अब देखिए सबसे पहले बात आता है रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटि। अब रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटि क्या थी, हमने बताया था। रदरफोर्ड मॉडल का अगर आप बेसिक त्रुटि का बात कीजिएगा तो एक त्रुटि जो ये थी कि उनका मानना था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, चक्कर लगाती है। और जैसे मान लीजिए कि यह एक है ना न्यूक्लियस है, एक नाभिक है और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहे हैं, है ना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इलेक्ट्रॉन जब इसमें चक्कर लगाना शुरू करेगा तो यह क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का इमिशन करेगा, ऊर्जा को बाहर छोड़ेगा। अगर यह ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाएगा तो क्या होगी, इसकी ऊर्जा भी जो है धीरे धीरे खत्म होगी और उस उत्सर्जन के कारण धीरे धीरे ऊर्जा उसका खत्म होगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इसके नाभिक में जाके गिर जाएगी और वहाँ से जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यह जो है रदरफोर्ड मॉडल का एक दोष है। एक त्रुटि जो है रदरफोर्ड मॉडल की दूसरी क्या थी, वह था कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वह किस प्रकार से हो, है ना, या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार हो, है ना, इस बात को रदरफोर्ड मॉडल से नहीं समझा सकता, है ना। इलेक्ट्रॉनों के वितरण जो है नाभिक के चारों तरफ किस तरह होता है, इसको रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा समझाया नहीं गया। और एक तीसरी त्रुटि जो रदरफोर्ड मॉडल की थी वह यह थी कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम जो होता है वह सतत होना चाहिए। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वह सतत होना चाहिए, जबकि इसका जो व्यवहारिक रूप है उसमें जो उसका स्पेक्ट्रम है वह रेखीय प्राप्त होता है। तो यह भी जो है एक रदरफोर्ड मॉडल का जो है त्रुटि। ये तीन जो है जो आप कह सकते हैं मुख्य त्रुटियां रदरफोर्ड मॉडल की थी, है ना, कि रदरफोर्ड अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए लेकिन व्यवहारिक रूप से परमाणु का स्पेक्ट्रम जो होता है वह रेखीय होता है। तो यह तीन दोष जो है रदरफोर्ड का था और हमने इसको बताया भी आपको। तो रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों को दूर करने, इन तीनों त्रुटि को दूर करने, कौन कौन सी त्रुटि, तो रदरफोर्ड मॉडल का त्रुटि आपने देख ही लिया, हमने आपको सब बताया तीनों। तो इन तीनों त्रुटियों को दूर करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए, एक बोला कि रदरफोर्ड परमाणु की त्रुटि को दूर करने के लिए, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। यहां आपका डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। तो रदरफोर्ड दोष को दूर करने के लिए हाइड्रोजन का जो परमाणु स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए, और तीसरी जो बात थी वह है मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर। इन तीन चीजों का रदरफोर्ड की त्रुटि को दूर करने के लिए एक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए दो, और तीसरी क्या थी कि मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया और वही जो है आपका क्या कहलाया, नील्स बोर, है ना, या बोर का परमाणु सिद्धांत कहलाया। और अब हम लोग जानेंगे कि ये तो तीन बातें थी जिसको देख के उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। अब नील्स बोर के सिद्धांत में क्या क्या बातें हैं उसको हम देखेंगे। और इन्होंने रदरफोर्ड की त्रुटि को समझा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे समझाया। तो जो इसका थ्योरी है
बोर साहब का जो थ्योरी है, अगर हम इसको पढ़ते हैं, इसको हम जानते हैं, तो फिर हमको ये बात समझ में आएगी कि रदरफोर्ड की त्रुटि को इन्होंने कैसे ठीक किया या उसके बारे में इन्होंने क्या कहा, है ना। जैसा कि आप इसका डिफिनेशन देखें कि रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। तो अब क्या दूर किया रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटि को बोर साहब ने अपने मॉडल में? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या समझाया नील्स बोर साहब ने अपने मॉडल में, यह हम लोग देखेंगे। या फिर मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर जो एक सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें क्या था। चलिए तो इसको देखते हैं। पहला जो है आपका, है ना, इसकी मुख्य बातें जो नील्स बोर साहब का जो परमाणु सिद्धांत है उसकी जो मुख्य बातें हैं वह क्या है। पहली मुख्य बात है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षा में भ्रमण नहीं करते। मतलब यह जो कहा गया था कि अनिश्चित कक्षा में भ्रमण करता है इलेक्ट्रॉन, यह बात गलत है। यह कौन कह रहा है? तो बोर साहब का, नील्स बोर साहब का जो आपका सिद्धांत है वह क्या कह रहा है? तो उसका इनका कहना है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षा में भ्रमण नहीं करता, अनिश्चित कक्षा में भ्रमण नहीं करता। ये एक बात बोला। दूसरा क्या बोला? ये कुछ चुनी हुई अनुमेय कक्षाओं में ही परिभ्रमण करते हैं। मतलब कि जो अनिश्चित कक्षा है उसमें वो भ्रमण इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। तब फिर वो भ्रमण कहाँ करता है? तो वह कुछ चुनी हुई अनुमेय कक्षा में भ्रमण करता है। अब यहाँ पर एक हिंदी का वर्ड ला दिया, अनुमेय। अनुमेय का शाब्दिक अर्थ होता है अनुमान के योग्य, है ना, या अनुमानित। अनुमेय का अर्थ होता है अनुमान करने योग्य या अनुमानित। अनुमान करने योग्य मतलब जो अनुमान लगाया जा सकता है उसको अनुमेय कहते हैं। तो ये कुछ चुनी हुई अनुमानित कक्षाओं में ही परिभ्रमण करते हैं। मतलब अनिश्चित कक्षा में परिभ्रमण नहीं करता है। तो ये किस में करता है? ये कुछ अनुमेय कक्षाओं में परिभ्रमण करता है। एक तो बात यह हो गई, दोनों मिला के एक ही बात होगा, आप समझिएगा तो, है ना, कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षा में भ्रमण नहीं करते। जो निश्चित कक्षा नहीं है या अनिश्चित कक्षा है उसमें भ्रमण नहीं करते। वे जो भ्रमण करते हैं वे कुछ चुनी हुई अनुमान किए हुए कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, कुछ अनुमेय कक्षाओं में ही परिभ्रमण करते हैं। एक बात तो ये हुआ कि अनिश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन भ्रमण नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है कुछ अनुमानित कक्षाओं में, कुछ अनुमेय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करता है। चलिए एक हो गया, आगे देखते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। देखिए यही चीज जो दूसरा वाला ये जो पॉइंट है, इसी में आपका रदरफोर्ड साहब फंस गए थे। क्या? उनका कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाएगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और ऊर्जा जब उससे उत्सर्जित होगी तो बात स्वाभाविक है, अगर कोई भी चीज़ एनर्जी रिलीज कर रही है और वो चक्कर लगाती है तो लगाते लगाते वह कक्षाओं में जो है एक समय ऐसा आएगा कि वह जो है नाभिक में गिर जाएगा। यह भी बात कहना उचित था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, व्यवहारिक तौर पर ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहीं किसी नाभिक में गिरता नहीं है। तो फिर देखिए बोर साहब ने क्या कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। यह जो बात कहा, पहले जो कहा गया रदरफोर्ड के समय में कि वह जो है चक्कर लगाता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो उसी से यह बात आई कि वह नाभिक में गिर सकता है ऊर्जा उत्सर्जित करते करते। लेकिन नील्स बोर साहब, ये जो बोर मॉडल है इसमें बोर साहब ने क्या कहा, अगर एक इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। मतलब ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर रूप से चक्कर लगा रहा है तो इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। अभी ये भी बताएंगे कि ऊर्जा का ह्रास होगा, कहाँ होगा ये देखिएगा। अब देखिए चौथा पॉइंट है कि कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसी निकट वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा पर कूदता है। फिर जब वह दूर वाली कक्षा से किसी भीतर स्थित कक्षा पर कूदता है तो इस क्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब यह भी बता दिया कि ऊर्जा का उत्सर्जन कहाँ होता है। पहले तो यह बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन कहाँ नहीं होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन कहाँ नहीं होता है? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो उसमें क्या कहा कि उसके चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास बिल्कुल नहीं होगा।
ऊर्जा का ह्रास कब होगा? जब कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसी निकट वाली कक्षा, अब मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है, इसके निकट की कक्षा ये वाली हो गई, ये वाली जो है इसके निकट की कक्षा, ठीक है। इसमें और भी हम कक्षा बना देते हैं, है ना। ये हुआ यहाँ मान लीजिए के कक्षा, एल कक्षा और एम कक्षा, के एल एम 3 कक्षा बन गया। तो अब क्या कह रहा है कि कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसी निकट वाली कक्षा से, नाभिक के निकट वाली कक्षा, मान लीजिए इस कक्षा में, निकट वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा पर कूदता है, यहां से कूद करके इस पर आ गया, दूर वाली कक्षा पर कूदता है। फिर जब वह दूर वाली कक्षा से किसी भीतर स्थित कक्षा पर कूदता है, अब यहां आ गया इलेक्ट्रॉन, और यहां से जब यह किसी भीतर वाली कक्षा पर कूद जाएगा, मान लीजिए यहां कूद कर आ जाएगा, भीतर वाली कक्षा पर कूदता है ना, कूदता है, तो इस क्रिया में कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जब एक बार पहले देखिए क्या बोला, कि नाभिक के बगल में अगर इलेक्ट्रॉन है और वह उससे दूर वाली कक्षा में कूद गया, ठीक है, फिर दूर वाली कक्षा से अगर किसी भीतर वाली कक्षा में कूदेगा तो वहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है उत्सर्जित होगी। तो ये बात कहा कि जब कूदने वाला बात होगा कि नाभिक के बगल से, नाभिक के बगल की कक्षा से दूर वाली कक्षा पर कूदेगा, फिर दूर वाली कक्षा से जब नाभिक के भीतरी कक्षा में, नाभिक के भीतर दूर वाली कक्षा से जब नाभिक के करीब वाली कक्षा में फिर कूदेगा तो वहां पर ऊर्जा का क्या होगा? ह्रास होगा। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तब जो है उत्सर्जन होगा। सिर्फ चक्कर लगाएगा तो उत्सर्जन नहीं होगा। ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो क्या निकलती है? विद्युत चुंबकीय किरण निकलती है ना, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें जो है वह निकलती है। कब? जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और ऊर्जा का अवशोषण होता है कब? जब इन किरणों का अवशोषण होता है ना, ऊर्जा का अवशोषण होने पर इन किरणों का अवशोषण होता है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो विद्युत चुंबकीय किरणें निकलेंगी, और जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो क्या होगा? किरणों का भी अवशोषण होगा, अर्थात यह जो विद्युत चुंबकीय किरण है इसका अवशोषण होगा। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो विद्युत चुंबकीय किरण निकलेगी, और ऊर्जा का अवशोषण होगा तो इन विद्युत चुंबकीय किरणों का क्या होगा? अवशोषण होता है। यह बात जो है बोर मॉडल ने कहा। अनुमेय अर्थात अनुमान करने योग्य कक्षाएं वे हैं, अनुमेय मतलब अनुमान करने योग्य कक्षाएं वे हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का जो मान है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्णांक अपवर्ती होता है। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक। पूर्णांक संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जो है वो पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक अपवर्ती है। अपवर्ती का मतलब होता है क्या? जैसे मान लीजिए हम कहें आपसे 2 का अपवर्त लिखिए, तो 2 का अपवर्त क्या होगा? 2 4 6 8 10, 2 का पहाड़ा लिखते जाइए अनंत तक, यह सब 2 का अपवर्ती है। और अगर हम कहें 2 का अपवर्तक, तो 2 का अपवर्तक का मतलब हुआ कि 2 में किससे किससे भाग लगेगा। एक हो गया 2 का अपवर्तक 1 और एक 2 खुद, यही 2 अपवर्तक। लेकिन यहाँ पर जो अपवर्तक है इसकी बात नहीं की जा रही है, अपवर्तक जो है इसकी बात नहीं की जा रही है, ये वाला जो है अपवर्त की बात की जा रही है। पूर्ण अपवर्त का, पूर्णांक अपवर्त का मतलब क्या हुआ? अपवर्त मतलब हो गया उसका जो है आप पहाड़ा ले लीजिए, है ना, गुणज भी कह सकते हैं, गुणज 2 4 2 का गुणज 4 8 6 10 12, इससे जो है गुणज हो सकता है। तो यह जो है पूर्णांक अपवर्त होता है। क्या बोला? अनुमान करने योग्य कक्षा वे हैं। अब अनुमान जो अनुमेय कक्षाएं होगी वो कक्षाएं कैसी होगी? तो यही बात बता रहा है कि अनुमेय कक्षाएं वे हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्णांक अपवर्ती होता है। अब h/2 पाई का अगर पूर्णांक अपवर्त लीजिएगा तो h/2 पाई का पूर्णांक अपवर्त क्या होगा? यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2h/2 पाई, या इसके आगे कोई भी पूर्ण अंक लगाइए, 3 4 5 6 8 10 जो लगाना है ना, 4 गुना h/2 पाई, यह क्या हो गया? पूर्णांक अपवर्त। 5h/2 पाई ये क्या हो गया? पूर्णांक अपवर्ती। तो इस तरह का बहुत सारा पूर्णांक अपवर्त, जो भी आप लीजिएगा पूर्णांक अपवर्ती होगा, तो है ना, अगर इस तरह का n टर्म होगा तो इसका पूर्णांक अपवर्त क्या होगा? nh/2 पाई, nh/2 पाई, यह जो है इसमें आपका पूर्णांक अपवर्त भी आ गया, nh/2 पाई, है ना। अर्थात mvr बराबर nh/2 पाई, nh/2 पाई। अब यहाँ पर क्या आ गया? mvr।
अब देखिए एम भी आर क्या है, यह जो एम है, एम बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, हो गया एम, भी बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, और आर जो है यह अनुमेय कक्षा की त्रिज्या, जिस कक्षा को अनुमानित किया गया है उस कक्षा का जो त्रिज्या है। तो अगर यदि किसी इलेक्ट्रॉन के, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मालूम है, उसका जो है इलेक्ट्रॉन का वेग मालूम है और इलेक्ट्रॉन की अनुमेय कक्षा की त्रिज्या मालूम है, तो इन तीनों का जो गुणनफल होगा वह NH/2π के बराबर होगा। अब n का मतलब क्या है, n जहां पर है सेलों की संख्या, n क्या है, सेलों की संख्या, और जो h है वह आपका प्लांक कांस्टेंट है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और 2π जो है ना, 2π का मतलब 360 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, 2π मतलब 360 डिग्री, NH/360 भी लिख सकते हैं। तो यह जो है एक फार्मूला हो गया, क्या कि अनुमेय कक्षा वे हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक अपवर्ती होता है। मतलब इसके आगे जो है 2, 4, 10, 5 जो इसका अपवर्ती, पूर्णांक का अपवर्ती होगा, या मान लीजिए इसके आगे हम n लगा के हमने इसको समझाने का प्रयास किया, ये 2π h/2π जो था ये क्या हो जाएगा, NH/2π हो जाएगा। तो NH/2π जो होगा यह किसके इक्वल होगा, तो यह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का और उस अनुमेय कक्षा की त्रिज्या का और इलेक्ट्रॉन के वेग के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस तीनों चीज को याद रखिएगा, है ना, किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसका वेग, किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसका वेग और उसका जो अनुमानित कक्षा की त्रिज्या है, इस तीनों का जो गुणनफल होता है ना, वह NH/2π के बराबर होता है, जहां n क्या है, उस कक्षा के सेलों की संख्या, और h जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, और 2π तो 2π है, या 2π को आप 360 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन 2π है। तो हमको लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के अनुमेय कक्षा को ज्ञात करनी है तो इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, MVr बराबर NH/2π, MVr बराबर NH/2π। m होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v होगा इलेक्ट्रॉन का वेग, और r होगी अनुमेय कक्षा की त्रिज्या। अनुमेय मतलब जो अनुमान करने योग्य है। तो यह फार्मूला के द्वारा, इस फार्मूला के द्वारा जो है आप अनुमेय कक्षाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मालूम ही है, अनुमेय कक्षा की त्रिज्या दी गई है, इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है, तो फिर आप जो है इसका तीनों का गुणनफल जो है किसके बराबर होगा, सेलों की संख्या और प्लांक कांस्टेंट के गुणनफल बटे 2π के बराबर होगा। ये था आपका बोर परमाणु मॉडल। बोर साहब का जो थ्योरी था, हम सिर्फ आपको थ्योरी बता रहे हैं कि बोर साहब का जो परमाणु मॉडल था, उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका क्या ये था, जो उसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हमने आपके सामने रखा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।